दोस्तों नमस्कार। सियासी चौसर आपने देखा नहीं होगा और सियासी चौसर पर सियासी चालों को इससे पहले आपने कभी परखा नहीं होगा। राजनीतिक तौर पर जो चालें इस देश के भीतर जब भी चली जाती है उसका जवाब कैसे, किस रूप में और किस वक्त दिया जाए, दरअसल यही उस चौसर और उस चाल की खासियत होती है। और यह चाल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चल दी। एक ऐसी चाल जिसके दायरे में वही चाल चलने वाला शख्स आकर फंस गया जिसने इससे पहले उसी चौसर पर वैसी ही चाल चली थी। यानी अरविंद केजरीवाल को जेल से निकालकर मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद पर ना बैठने की परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले में छुपी हुई थी। यानी 100 दिनों के बाद दिल्ली में चुनावी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इन 100 दिनों में दिल्ली में कौन से काम किस रूप में करने हैं, शायद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो यह काम कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं कि जेल से बाहर निकलकर अरविंद केजरीवाल सचिवालय जाएं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठें, किसी फाइल में हस्ताक्षर करें, कैबिनेट की कोई बैठक बुलाएं। और लगे यही कि यह दरअसल चुनावी जमानत है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के लिए मुश्किल हालात है। आम आदमी पार्टी अपने बूते चुनावी मैदान में है तो केजरीवाल वहां चुनाव प्रचार करने जरूर जाएं। लाभ किसे होगा अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन 48 घंटों के भीतर परिस्थितियां कुछ ऐसी पलटी कि अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ गए और उन्होंने भी सोचा क्यों नहीं इस सियासी चौसर पर एक ऐसी चाल चली जाए जिन्होंने उन्हें जेल से जिस मकसद के साथ निकाला है उन्हें ही इस चौसर पर लाकर खड़ा कर दिया जाए और एक ऐसी बिसात जिसमें शह और मात का खेल और उसकी लगाम अरविंद केजरीवाल के हाथों में हो। तो आज उन्होंने बकायदा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते करते, जेल के भीतर के अनुभव को बताते बताते, एलजी की भूमिका को बताते दिखाते और इन सब के बीच केंद्र की मंशा को बताते जतलाते दिखलाते हुए उन्होंने कहा कि 48 घंटे बाद वह दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और वो चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव हर हाल में महाराष्ट्र के साथ हो जाए, लेकिन इसके लिए वह विधानसभा डिसॉल्व नहीं करेंगे। यानी सरकार बनी रहेगी। 48 घंटे के बाद दिल्ली का कोई दूसरा मुख्यमंत्री आपको नजर आएगा, लेकिन यह फैसला केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को करना है। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी का जोर अरविंद केजरीवाल के माथे पर लगातार लगते चला गया कि वह जेल में है, बाहर काम नहीं हो रहा है। विजेंद्र गुप्ता जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने उस पत्र को पढ़ा, उस पत्र को बकायदा गृह सचिव के पास भेज दिया, गृह सचिव ने उस पत्र के कुछ हिस्सों को लेकर एलजी के पास भेज दिया। यानी एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई कि दिल्ली में कोई काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है और इस्तीफा देते नहीं है। तो बाहर निकलते ही उन्होंने 48 घंटे के भीतर फैसला किया, अब इस्तीफा दे देना चाहिए और बॉल सरकार के पाले में यह कहकर डाल देनी चाहिए कि हम तो तुरंत चुनाव चाहते हैं और हम चाहते हैं कि 100 दिनों के बाद क्यों, 30 दिनों के बाद, यानी 8 अक्टूबर को जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद जो नोटिफिकेशन महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर चुनाव आयोग तय कर रहा है, तो ऐसे में उसी के साथ दिल्ली के चुनाव को भी वह नोटिफिकेशन के जरिए जारी कर दे। अब सवाल दो थे, क्या वाकई चुनाव आयोग कहेगा हां दिल्ली के वोटरों को हम इतने कम दिनों में परख लेंगे? दिन तो अभी बचे हुए हैं, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना है, उसके बाद नोटिफिकेशन की शुरुआत होगी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, यानी वक्त तो है। और अगर आप चुनाव नहीं कराते हैं तो जितना वक्त ज्यादा जाएगा उसमें यह माना जाएगा कि दिल्ली पर कब्जा तो एलजी का है और यह जो चुनाव होता है उस चुनाव को एक औपचारिकता में सरकार ने तब्दील कर दिया है। यानी जनता जिन नेताओं को चुने, जिन्हें अपना मुख्यमंत्री माने, उन्हें ही हाशिए पर ढकेल कर एलजी ने एक ऐसे शासक को थोप दिया है दिल्ली के ऊपर जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सारे निर्णय वही लेंगे। तो राजनीतिक तौर पर जो भी मोदी और शाह ने
सियासी तौर पर चौसर को बिछाकर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो जमानत, चुनावी जमानत मिली, उस चुनावी जमानत के उलट करते हुए चुनावी इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने फेंक दिया। किस तर्ज पर फेंका, किस तरीके से फेंका, कुछ क्षण के लिए सुन लीजिए, फिर इस सियासत की हर चाल को खोला जाएगा। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल की लकीर बड़ी सीधी है। फरवरी में जनता अगर उन्हें दोबारा चुनेगी तो वह दिल्ली के मुख्यमंत्री पद बन जाएंगे, यानी उस पद पर वह दोबारा शपथ ले लेंगे। लेकिन अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस दौर में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर जो भी सियासी राजनीतिक जमीन दिल्ली के भीतर बीजेपी ने खड़ी की, वह जमीन एक झटके में बीजेपी की जमीन को खिसका कर ले गई, क्योंकि बीजेपी के पास दिल्ली में अभी कोई चेहरा है नहीं, राजनीतिक तौर पर उसकी तैयारी अभी है नहीं। खुद मोदी और शाह की सियासत हरियाणा के चुनाव और जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने में लगी हुई है, और वो मानकर चल रहे हैं कि दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव को अपने अनुकूल करने के लिए जो भी बिसात बिछाई जा सकती है वो बिछाएंगे। उसके बाद जनवरी या फरवरी के महीने में देखेंगे कि दिल्ली को लेकर किस राजनीति को साधना है। एक झटके में पूरी की पूरी राजनीतिक जमीन को पलटते हुए केजरीवाल ने अब साफ कर दिया कि चेहरा आम आदमी पार्टी का तो मैं ही हूं। अब बताइए हमारे सामने कौन खड़ा है, कोई नेता है या एलजी है? यानी राजनीतिक तौर पर यह एक परिस्थिति बीजेपी को उस कटघरे में खड़ा कर गई जिस कटघरे में इससे पहले अरविंद केजरीवाल को खड़ा करके एलजी हो या खुद दिल्ली की केंद्रीय सत्ता हो, जो अपनी बिसात इस तर्ज पर बिछाती चली गई कि दिल्ली में सब कुछ ठप पड़ा हुआ है और क्यों नहीं यहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। यह दरअसल एक शगुफा नहीं था, बल्कि राजनीतिक जमीन को अपने अनुकूल करने की, परिस्थितियों को विकसित करने की सोच थी। उसी सोच को एक झटके में केजरीवाल ने पलटा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल तो इसके आगे का है। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई किसी मुख्यमंत्री को जेल में डालना और उस मुख्यमंत्री का जेल में रहते हुए भी सरकार चलाना या इस्तीफा ना देना, अब इसके मार्फत यह चुनाव लड़ा जाएगा और इसका असर हरियाणा पर भी पड़ेगा और इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार ने इस दौर में किसी भी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को छोड़ा नहीं है, और यहां तक कि जो मुख्यमंत्री बनने की मशक्कत कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके खिलाफ ईडी का मामला है और माना जा रहा है कि पहले सर्वे कराया गया हुड्डा को लेकर कि अगर वो जेल में डाल दिए जाते हैं तो उनको चुनाव से पहले तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद डालते हैं तो अपने अनुकूल, अगर हंग असेंबली की स्थिति आती है तो अपने अनुकूल परिस्थितियां बिछाई जा सकती है। यह एक हुड्डा को लेकर जो अभी मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ फाइल खुल चुकी है, उनके खिलाफ केस बन चुका है। ममता बनर्जी, उनके खिलाफ फाइल खुली हुई है। मशक्कत करते हुए पद पर आने के लिए बेचैन तेजस्वी यादव, उनकी फाइल भी खुली हुई है। इस दौर में यहां तक कि विजयन की फाइल भी खुली हुई है, यहां तक कि स्टालिन और उनके इर्द गिर्द के नेताओं को लेकर भी दर्ज मामले लगातार बतला रहे हैं कि पता नहीं कैसे, किस रूप में, कब उनके खिलाफ कौन सी फाइल खुल जाए। यानी परिस्थितियां इस रूप में थी कि केजरीवाल एक झटके में खुद को अगुवाई करते हुए दिखाई दे, जो बीजेपी की पूरी रणनीति है। और चूंकि वह जेल से बाहर निकले हैं, वह जेल में थे,
और जेल से निकलकर उन्होंने इस शर्त पर अब इस्तीफा दे दिया कि यहां पर चुनाव जल्दी कराइए, आपको लगता है तो चुनाव कराइए, मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। इसके पीछे हो सकता है कई मंशा हो। मंशा बहुत साफ है, अगले 100 दिनों के बाद अगर सिलसिलेवार तरीके से तारीखों के अनुसार महाराष्ट्र के बाद चुनाव दिल्ली में होंगे तो कोई तो मुख्यमंत्री रहे जो दिल्ली के लिए कुछ निर्णय ले, कुछ ऐसे निर्णय ले जिसमें एलजी फंसते चले जाएं, कुछ ऐसे निर्णय ले जिसके जरिए जनता को यह महसूस हो कि मुख्यमंत्री उसके लिए निर्णय ले रहा है। और चूंकि वक्त बहुत कम है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर ना बैठे जिसकी साख अरविंद केजरीवाल के एट पार हो जाए, आगे बढ़ जाए। क्योंकि इस दौर में केजरीवाल मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, सारे निर्णय उनके इर्द गिर्द घुमड़ते हैं, पार्टी भी उनके इर्द गिर्द घुमड़ती है। तो ऐसे में वो जानते हैं कि अपने बूते जनता के बीच जाना और विधायकों के जरिए जनता के बीच जाने में जमीन आसमान का अंतर है। जनता सिर्फ आम आदमी पार्टी के जरिए केजरीवाल को पहचानती है। और इस दौर में मनीष सिसोदिया जेल गए, बाहर आ गए, संजय सिंह जेल गए, बाहर आ गए, सबसे पहले सत्येंद्र जैन गए थे जो आज तक बाहर नहीं आ पाए। जो भी इस दौर में करीबी के तौर पर जिसकी पहचान इस राजनीति के साथ रहेगी, तो जेल की राजनीति को बीजेपी ने जिस तरीके से खाद दी और दिल्ली के ऊपर बैठे हुए केंद्र सरकार ने उसके लिए जो ऑक्सीजन का काम देना शुरू किया, वही राजनीतिक मुद्दा बनकर अब दिल्ली के चुनाव में क्यों नहीं चल सकता है। और तमाम नेताओं को जो भी गैर बीजेपी शासित राज्यों में है, अगर जेल की राजनीति के जरिए ही चला रहे हैं तो उन्होंने यह भी पाठ दे दिया कि आप जेल जाकर भी इस्तीफा मत दीजिए। और इस बात का आज खुले तौर पर जिक्र भी किया। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने दो राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी, पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। तो क्या केजरीवाल ने मोदी शाह की पूरी बिसात को पलटकर उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया? तो क्या इस देश की राजनीति में इस्तीफा देकर अब वह उस जेल की राजनीति में अगुवाई करते हुए विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित हो गए? इस दौर में केजरीवाल पर जो भी आरोप लगे, खुद उनके घर को लेकर जो आरोप लगे, जो शीश महल का जिक्र बार बार हर कोई करता चला गया, क्या उससे उन्होंने मुक्ति पा ली? जो उन्होंने कहा था कि सुरक्षा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, चकाचौंध नहीं लेंगे और एक आम आदमी की तर्ज पर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे एक झटके में, क्या उसमें उन तमाम चीजों से वो मुक्त हो गए? जिस दौर में राजनीति शुरू की थी उस दौर में निशाने पर कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी। दिल्ली में भी कांग्रेस की सत्ता और केंद्र में भी कांग्रेस की सत्ता थी। भ्रष्टाचारियों के जब वो नाम गिनाते थे तो उसमें सारे के सारे कांग्रेसियों के नाम होते थे। और इस दौर में इंडिया गठबंधन में उन्हीं के साथ गलबैया डालकर वो घूमते हैं। तो क्या उन परिस्थितियों से भी केजरीवाल की मुक्ति हो गई? या फिर इस दौर में जो भी बिसात केजरीवाल लगातार बिछाते चले जा रहे थे और केजरीवाल इस बात को समझ रहे थे कि राजनीतिक तौर पर उन्हें खत्म करने की परिस्थितियां जो विकसित की जा रही है, तो उसमें उनके सामने एक बार फिर जनता के बीच जाने के अलावे कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। क्योंकि अगर आंकड़ों के लिहाज से, और चुनाव तो आंकड़ों का खेल होता है, अगर आप लोकसभा चुनाव में पिछले दिनों देखें जिसमें 7 सीट बीजेपी जीत गई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी 54% से ज्यादा वोट बीजेपी को अकेले मिलते हैं और आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिलते हैं, तो 19% वोट कांग्रेस को मिलते हैं। यानी दोनों मिलाकर भी 43% वोट पर आते हैं जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और 54% यानी 11% ज्यादा वोट बीजेपी को मिलते हैं और 7 सीट जीत जाती है। और 2019 के चुनाव में अगर आप चले जाइए तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त अलग अलग चुनाव के मौके पर लड़े थे तो केजरीवाल को फायदा हुआ हो। उस दौर में भी परखिएगा तो एक झटके में आपको नजर आएगा, जिस आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में 24
22.17% वोट मिले, 2019 में उसे 18.11% मिले थे। यानी कांग्रेस के साथ आने पर 6% वोट का इजाफा हो गया। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को साथ आने पर जो 19% वोट मिले थे वह 3.5% कम हो गए 2019 की तुलना में। और सिर्फ 2% के वोट जो थे बीजेपी के कम हुए। मैसेज पहला क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि दिल्ली के भीतर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वर्चस्व है, मोदी का चेहरा चलता है। बाकी दोनों पार्टियां साथ रहे या अलग रहे, वह अपने तौर पर बीजेपी 54 और 56% वोट ले ही आती है, तो दोनों कहां टिके? और यहां से सवाल शुरू होता है, तो फिर ऐसे में क्या यह माना जाए विधानसभा में सिर्फ केजरीवाल का चेहरा चलता है? हकीकत तो यही है, क्योंकि आप अगर चुनावी परिस्थितियों को देखें तो पिछले चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और 53.57% वोट आम आदमी पार्टी को मिले। उससे पहले के चुनाव में चले जाइएगा 2015 में, तो लगभग 54.5% वोट आम आदमी पार्टी को मिले, तब 67 सीटें मिली थी। यानी विधानसभा में 1% वोट की कमी 5 बरस के बाद आती है, 5 सीटों की कमी 5 बरस के बाद आती है। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है और बीजेपी दूसरी तरफ 38% वोट पिछली बार ले जाती है और 8 सीट ले जाती है। और उससे पहले यानी 2015 में वो सिर्फ 3 सीट ले जाती है, लेकिन 32% वोट ले जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल जिसके आश्रय बीजेपी सांसें ले रही है या उसका मानना है कि उसके अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, वो परिस्थिति सिर्फ इतनी है कि आखिर इंडिया गठबंधन बना या हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के निशाने पर बीजेपी है। और दिल्ली के भीतर में केजरीवाल एक चुनाव लड़ रहे हैं और केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। तो केजरीवाल के अनुकूल परिस्थितियां बनेगी या यह विपरीत परिस्थिति बनेगी? और कांग्रेस के अनुकूल परिस्थिति है या विपरीत परिस्थिति? और इन परिस्थितियों में बीजेपी को लाभ हो गया या नुकसान हो गया? बीजेपी का 30% वोट दिल्ली का लगभग विधानसभा में पक्का है, तब जब कांग्रेस बहुत कमजोर हो जाती है। और यही परिस्थिति उसके साथ लोकसभा चुनाव में है, जहां 50% से ज्यादा वो वोट पा लेते हैं। लेकिन सवाल अब आम आदमी पार्टी का है कि पहली बार वो विधानसभा में कांग्रेस से हटकर होगी, वैचारिक तौर पर मोदी के खिलाफ कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में। तो इसका नुकसान कितना किस रूप में होगा, शायद इस मिजाज को अपने तौर पर केजरीवाल बाखूबी समझते हैं। इसीलिए आज इस बिसात को लेकर वह सेंध लगाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। अब सियासी चौसर है, सियासी चालें हैं, तो ऐसे में उस बिसात को क्या परखना। हकीकत तो यह है कि 26 नवंबर तक महाराष्ट्र में नई सरकार आ जानी चाहिए। जनवरी के महीने में, वह भी पहले हाफ में, झारखंड में नई सरकार आ जानी चाहिए। 26 फरवरी तक अगले साल दिल्ली में नई सरकार आ जानी चाहिए। राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर क्या तीनों राज्यों में चुनाव कराने से बीजेपी को लाभ होगा या अरविंद केजरीवाल को लाभ होगा, कांग्रेस को लाभ होगा या इंडिया गठबंधन को लाभ होगा? क्योंकि इन 3 राज्यों के चुनाव के भीतर इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ भी है और इंडिया गठबंधन एकजुट भी है। झारखंड और महाराष्ट्र में वो एकजुट है, लेकिन दिल्ली में वो एकजुट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी
अगर राजनीति को इंडिया गठबंधन के नेताओं के आश्रय बिखरते हुए यह बताने में सफल हो जाती है कि उसकी अपनी राजनीति में तो वो जहां थी वहीं खड़ी है, लेकिन अगला सच यह है कि झारखंड की राजनीति में जो मुख्यमंत्री हैं वह जेल से बाहर निकल कर आए हैं। उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में डाला गया। दिल्ली के भीतर जो मुख्यमंत्री अभी हैं लेकिन 2 दिनों के बाद नहीं रहेंगे, उन्हें भी जेल में मुख्यमंत्री रहते हुए डाला गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। महाराष्ट्र के भीतर जिस मुख्यमंत्री के आश्रय बीजेपी चल रही है वो मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं और शिवसेना को गैर संवैधानिक तरीके से या असंवैधानिक या गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया। और इन तीनों राज्यों की राजनीति या तो जेल के इर्द गिर्द है या तोड़फोड़ की राजनीति के इर्द गिर्द है। और इंडिया के सामने यह पहला मौका है कि इन तीनों राज्यों को लेकर बीजेपी की उस राजनीति को जनता के सामने लाकर रख दें और बता दें कि देखिए बीजेपी की सत्ता का मतलब उसके अपने सत्ता से बाहर रहने के बाद क्या क्या वो हथकंडे किस रूप में अपनाती है, इसको आपको समझ लेना होगा। क्योंकि जेल में डाला गया, आरोप सिद्ध नहीं हुए तो हेमंत सोरेन बाहर। शराब घोटाले में लेकर अरविंद केजरीवाल को डाला गया, लगातार जेल में रहते चले गए, महीनों दर महीनों रहते चले गए, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि दरअसल आप जेल में क्यों डालते हैं जब आपके पास सबूत नहीं है। और महाराष्ट्र की राजनीति तो किसी से छुपी हुई नहीं है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा कि राज्यपाल ही वहां पर असंवैधानिक तौर पर काम कर रहे थे, यानी संवैधानिक पद पर बैठकर असंवैधानिक काम कर रहे थे। इन तीनों राज्यों की परिस्थितियों में अब बीजेपी के सामने यह सवाल सबसे बड़ा है कि इन तीनों राज्यों की राजनीति में सत्ता पाने के लिए उसने जो भी बिसात बिछाई वो सारी बिसात इस दौर में एक झटके में जनता के सामने सत्ता पर आ गई है। और बीजेपी के पास मौका सिर्फ एक है कि अगर 3 राज्यों में चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन के भीतर के अंतर विरोधों को वो सामने ले आए और दिल्ली को कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट बनाकर, यानी पावर ऑफ सेंटर बनाकर उस सियासत को चलना शुरू कर दे जिसमें वो बता पाए कि देखिए क्या उधर राहुल गांधी, क्या इधर केजरीवाल। और इस मैसेज को वो अपने वोटरों के लिए अनुकूल परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दे। यानी चाहे अनचाहे इस चौसर पर केजरीवाल ने एक ऐसी चाल चल डाली है जिसकी काट इस वक्त बीजेपी के पास नहीं है। और एक ऐसी चाल के जरिए उन्होंने अपनी काट को खत्म किया है जो पहले बीजेपी ने यह सोचकर चाल चली थी कि केजरीवाल को जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन जेल से बाहर निकालकर उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने ना दिया जाए, मुख्यमंत्री दफ्तर और मुख्यमंत्री कुर्सी तक भी ना पहुंचने दिया जाए। और इसके ठीक उलट पुरानी तमाम परिस्थितियों को लेकर केजरीवाल की असल परीक्षा इस वक्त है, क्योंकि उनके साथ 2020 में जो लोग थे उसमें बहुत से लोग छिटक गए, उसमें बहुत से लोग खिलाफ हो गए, उसमें बहुत से लोग राजनीति के दूसरे मोर्चों को संभालने चले गए। और इस दौर में कांग्रेस या राहुल गांधी ने जिस तर्ज पर अपनी बिसात को बिछाया उसमें केजरीवाल की मजबूरी थी कि वह साथ आकर खड़े हो जाएं। वो साथ में खड़े भी हो गए, लेकिन अरसे बाद या बहुत दिनों के बाद अब केजरीवाल आम जनता के साथ आम आदमी बनकर आम आदमी की राजनीति को कैसे साधेंगे, यह परीक्षा अगर केजरीवाल की है तो दूसरी परीक्षा मोदी और शाह की भी है कि अभी तक जो राजनीति सत्ता पाने के लिए जिस जिस बिसात के आश्रय उन्होंने खेली है उसमें चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या चुनाव आयोग ही क्यों ना हो और सुप्रीम कोर्ट के चंद फैसले ही क्यों ना हो, इन परिस्थितियों के भीतर अब वो किस हथियार के आश्रय किस राजनीतिक सत्ता को साधेगी, नजरें इस पर भी टिकाए रखिए, क्योंकि ये दौर सियासी चौसर का है और सियासी चौसर पर सियासी पासे फेंकने का अधिकार जनता से ज्यादा नेताओं के हाथ में आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।